चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया गया, वर्ण विभाजन या वर्णमाला। वर्णमाला में आपको स्वरों के विषय में बता दिया गया था, स्वर का विभाजन करके बता दिया गया था। अगर उसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। और आज की कक्षा में व्यंजन का विभाजन आपको बताएंगे। व्यंजन कितने प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। सबसे पहले व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जैसे स्वरों को बताया गया, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे उच्चारण यंत्र आपस में रगड़ नहीं खाते। ऐसे व्यंजनों को, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। या फिर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाएं, उन्हें स्वर कहते हैं। इसका ठीक विपरीत व्यंजन होता है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, या फिर जिनका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में न किया जाए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं हो, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं, जो यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया है। अभी आपको एक एक करके बता दिया जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं पर स्पष्ट न हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, स्पर्श। ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में स्पर्श हो। किसका स्पर्श होगा? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे उच्चारण यंत्रों जैसे दंत, मूल, कंठ, तालु आदि को स्पर्श करती है, इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे उच्चारण यंत्र आपस में मिलते हैं, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे लिख दिए गए हैं। इन्हीं व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जैसे क वर्ग में और च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में, 5 वर्गों में इन वर्गीय व्यंजनों को या स्पर्श व्यंजनों को विभाजित कर दिया गया है। क, च, ट, त और प। क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 वर्ण और प वर्ग के 5 वर्ण। अर्थात हो गए कुल कितने हो जाते हैं यहाँ पे? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या अगर कहीं पर आपको पूछता है तो 25 होगी। अगर एक यहां से प्रश्न बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। स्पर्श व्यंजनों की अगर मूल संख्या की बात की जाए तो ये जो लास्ट वाली रो है इसको निकाल देंगे और एकदम नीचे वाली रो को निकाल देंगे। बाकी बचे हुए ये 16 वर्ण क्या कहे जाएंगे? मूल स्पर्श। मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16। 2 प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25। और अगर मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछता है तो अगर आपको भूल भी जाता है तो एक बार सारे व्यंजनों को 5 वर्गों को लिख देते हैं, उसके बाद उसको अलग कर देंगे। लास्ट वाली रो और नीचे वाली रो अलग कर देंगे। जो 16 बच रहे हैं यही आपके होंगे मूल स्पर्श। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 2 आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन अर्थात नाम से स्पष्ट होना चाहिए। अंतःस्थ, अंतः मतलब होता है अंतः में, अंतःकरण में, अस्थ मतलब स्थित। ऐसे व्यंजन जो अंतःकरण में स्थित होते हैं या फिर ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। ये य, र, ल और व क्या कहे जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, अर्थात गर्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा सुन लीजिए।
ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली हवा गर्म होकर के बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं उष्ण व्यंजन। या फिर ऐसे व्यंजन जो गर्म होते हैं उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं, लेकिन यह परिभाषा सटीक नहीं लगती है, इसलिए हम लोग यह परिभाषा मान के चलते हैं कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली हवा गर्म होकर के बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को क्या कहेंगे? उष्ण व्यंजन। इनकी संख्या 4 है, श, 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 स और ह। श, ख, स, ह, ये चारों क्या कहे जाते हैं? आपके उष्ण व्यंजन। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। नाम से स्पष्ट होना चाहिए, संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ, मिल करके बना हुआ। ऐसे व्यंजन जो मिल करके बने होते हैं, अर्थात एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलने से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, क और खटकोड़ वाला स मिलने से छ बनता है, त और र मिलने से त्र बनता है, ज और य मिलने से ज्ञ बनता है, श और र मिलने से स्र बनता है। इस प्रकार अगला आता आपका है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन की परिभाषा आपकी होती है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे ताल को कपकपाते हुए आघात करती है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ताल को कपकपाते हुए आघात करती है, ऐसे व्यंजनों को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। हमारी वर्णमाला में ऐसे व्यंजनों की कुल संख्या 1 है, र। इसके बाद आता है आपका पार्श्विक व्यंजन। देखिए पार्श्व क्या मतलब होता है? पार्श्व का मतलब होता है बगल। परिभाषा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पार्श्विक व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे ताल को स्पर्श करती है और अंदर से आने वाली हवा जिह्वा के पार्श्व से अर्थात जिह्वा के बगल से निकलती है, ऐसे व्यंजनों को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। इसकी संख्या भी 1 है, ल। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला आता है अन्य संघर्षी। अन्य संघर्षी व्यंजन, संघर्षी से मतलब होता है संघर्ष से, अर्थात मुश्किल से, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़े बोलने के लिए अन्य व्यंजनों की अपेक्षा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, परिभाषा है इसकी, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के 2 उच्चारण यंत्र आपस में मिलते हैं और अत्यंत ही सूक्ष्म जगह बना करके हम लोग अंदर से हवा को बाहर की तरफ धकेलते हैं, उन व्यंजन वर्णों को संघर्षी या अन्य संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, ख, ग, ज और फ। ये जो नुक्ता लगा होता है ख, ग, ज और फ, इनकी संख्या 4 है। इनको क्या कहा जाता है? अन्य संघर्षी व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसके बाद आता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त से तात्पर्य होता है उछाला हुआ, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा ताल को स्पर्श करके तेजी से नीचे की तरफ आती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है, उन व्यंजनों को क्या कहेंगे हम लोग? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2 है, ड़ और अढ़। इसका नाम है उत्क्षिप्त या द्विगुण। एक परिभाषा इसकी ऐसे बनती है, द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त को ही द्विगुण कहा जाता है। इसकी एक परिभाषा ऐसे बनती है कि ऐसे व्यंजन वर्ण, द्विगुण से हम लोग देख रहे हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनमें 2 व्यंजन वर्णों का गुण पाया जाता है उन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। जैसे ड़ और अढ़, एक व्यंजन तो ड़ पहले से ही उपस्थित है, अगर इसके नीचे की बिंदी हम लोग हटा देते हैं तो यह ड हो जाता है, अर्थात इसमें 2 व्यंजन वर्णों का गुण मिल रहा है। उसी प्रकार से ढ़ को भी कह लेंगे, इसके नीचे की बिंदी अगर हटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? ढ। अगला आता है आपका अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, ऐसे व्यंजनों को अनुनासिक व्यंजन कहेंगे जिन व्यंजनों का उच्चारण नासिका के सहारे किया जाए।
या ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण नासिका के सहारे किया जाता है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, जैसे क वर्ग, क च ट त प, पांचों वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन। अंग, य, ड़, न और म, इन पांचों को क्या कहा जाएगा? अनुनासिक व्यंजन। यहाँ पे दिया गया है आपका अनुनासिक व्यंजन, ये पांच, अंग, य, ड़, न और म। व्यंजन का विभाजन इस तरह से व्यंजन आपके खत्म होते हैं। 2 पॉइंट और आपकी बचती है। एक होता है हलंत। हलंत किसे कहते हैं? स्वर मुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनसे स्वर को हम लोग हटा देते हैं, क्या उसके नीचे एक तिरछी पाई लगा देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हलंत। व्यंजन को स्वर से मुक्त अवस्था में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही चिन्ह आपका क्या कहलाता है? हलंत। इसको हम लोग तिरछी रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पर आपको दिया गया है विद्यालय, द के नीचे जो तिरछी पाही है वह यह इंगित करती है कि यह द स्वर से मुक्त अवस्था में लिखा गया है और यही तिरछी पाई आपकी क्या होती है? हलंत। इसके बाद आपका एक आता है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह किसे कहते हैं? देखिए नाम से स्पष्ट है, अयोगवाह अर्थात अयोग, जिसका योग न हो। इसके बाद क्या है? वाह और वाहक हो। योग न होते हुए भी जो साथ चले, इनका कहीं पर आपकी वर्णमाला में योग देखने को नहीं मिलता है। न तो स्वर में पढ़ाए जाते हैं, न तो व्यंजन में पढ़ाए जाते हैं। फिर भी इसके बिना आपकी वर्णमाला अधूरी रहती है, इसलिए इनको रखा गया अयोगवाह श्रेणी में। अयोगवाह जो योग न होते हुए भी वाहक हो अर्थात साथ चले, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। इनकी संख्या 2 है, अंग और अह। अंग को चलिए ये तो सब हो गया। इसके बाद आपको बताया गया था उस दिन कि ये सारे वर्णों की संख्या आपको बताया गया 52। सारे वर्णों की संख्या 52 आपको बताई गई थी। हमने कहा था आपको गिनवा दिया जाएगा। तो देख लीजिए, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा व्यंजन वर्णों की संख्या 52 होती है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा व्यंजन वर्णों की संख्या 45 होती है, कहीं कहीं पे मिलेगा आपको व्यंजन वर्णों की संख्या 55 होती है। तो ये तीनों आप लोग देख लीजिए, बाद में कंफ्यूजन न क्रिएट हो। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 45 कैसे होती है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर बात करी जाए व्यंजन वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, तो यह व्यंजन वर्ण उच्चारण के आधार पर कितने हो जाते हैं? 45। किस प्रकार होते हैं? आपको बताया गया स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। इसमें 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अह, 2 हो जाते हैं। यह कुल हो गए 13। लेकिन जब हम लोग उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो न तो इन अयोगवाह को गिनते हैं और न तो 11 में से री को, अर्थात इनको स्वरों को गिनते हैं कितना? 10। री को हटा करके और अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को हटा करके हम लोग कितना गिनते हैं? व्यंजन स्वर वर्णों को 10। और इसी प्रकार से व्यंजन वर्णों की संख्या भी गिन लेते हैं। 25 तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन, टोटल कुल 25 हो गए, यहां पे लिखा गया। 10 उसको गिना गया है स्वरों को, और 25 आपके हो गए हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 आते हैं ऊष्म व्यंजन। ये कुल कितने हो गए? 8। और इसके बाद आपका 2 जोड़ा जाता है उच्छित, ड़ और अढ़। यह उच्चारण के आधार पर जो योग है, देखिए अब जोड़ दीजिए। 8 5 13, 13 2 15, 1 2 1 3, एक आपका हासिल था 4। टोटल कितने हो गए? 45। अब हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, अब हम लोग लेखन के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या पढ़ते हैं। लेखन के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है? देखिए लेखन के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या 52 होती है।
10 अभी आपको उच्चारण के आधार पर बताया गया, लेकिन उसमें से 3 निकाला गया, एक री और अनुस्वार और विसर्ग, कुल कितने हो गए? 10 3 13 और 25 ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई आपकी? 25। इसके बाद अंतस्थ आते हैं, ऊष्म आते हैं, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, कितने हो गए? 8। इसके बाद 4 संयुक्त भी इसमें जोड़े जाते हैं और 2 आपके उच्छित या द्विगुण भी जोड़े जाते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 5 3 8 8 16, 16 4 20 2 22 के 2 हासिल लगा 2 2 1 3 3 2 5, ये हो गए आपके 52। अब 55 कैसे? इन देखिए 55 को आधुनिक वर्णमाला में स्थान नहीं है, लेकिन आप लोग जानने के लिए जानते रहिए 55 कैसे बताए जाते हैं। 2 आगत, ये देखिए ज और फ आगत व्यंजन कहे जाते हैं, दिख रहा है? ज और फ अरबी भाषा से लिए गए फारसी भाषा के व्यंजन वर्ण हैं ज और फ, ये आगत भी आकर के इसमें जुड़ जाते हैं, प्लस आगत दो व्यंजन ज और फ। इसके बाद एक होता है आ और औ के बीच की ध्वनि आ, जिसको कि अभी वर्णमाला में स्थान मिला नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, जब डॉक्टर, यह और करीब करीब यह आ, इसको भी हम लोग इसमें जोड़ देते हैं, तब व्यंजन वर्णों की या कुल वर्णों की, व्यंजन नहीं, हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 55। इस प्रकार से आपकी हिंदी वर्णमाला में वर्ण परिचय आपका स्पष्ट हो रहा है। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की किसी को समस्या आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकता है, आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या व्यंजन वर्ण में आती है, चाहे जहां से समस्या हो, आप लोग निश्चिंत पूछ सकते हैं। सारी समस्या आपकी सारी समस्या हल कर दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बहुत अच्छे से हम बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है और बहुत ज्यादा वीडियो न बन जाए बहुत लंबी, इसलिए 50% अपना दे पा रहे हैं और 50% नहीं दे पा रहे हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आपका वर्ण परिचय समाप्त होता है। अगली कक्षा में आपको शब्द परिचय कराया जाएगा, शब्द के विषय में बात की जाएगी। तब तक के लिए